So we'll start with our lecture right now, guys. ऑनलाइन में मेरा आवाज आ रहा है? ओके, आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं ऑनलाइन में, जो भी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, फ्रेंड, टुडेज टॉपिक तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? पॉवर्टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके पहले तक जितना पढ़ा है, किसी को डाउट है आपको कुछ? नहीं, ठीक है, चले। तो देखो, अब poverty is one of the important topic which comes under basically economic subject. Economics के अंडर poverty आता है। अब poverty वैसे देखा जाए तो ये क्या है? सोशल प्रॉब्लम है, बराबर है। बट गरीबी क्यों आती है? द मेन रीजन बिहाइंड poverty क्या है? कि पैसे की कमी होना, बराबर है। अगर पैसे, वो स्पेसिफिक इंसान अगर प्रॉपर उसकी सैलरी होगी, उसका इनकम होगा, तो क्या कर सकता है? वो जो भी चीजें उसको चाहिए, जो एक बेसिक जिंदगी जीने के लिए जैसे चीजें उसको चाहिए, तो वो खरीद सकता है। बट आवश्यक क्या है? कि उस इंसान के पास में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, मतलब उसका एक इनकम होना चाहिए। अब देखो बेटा, पॉवर्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेनेवर इट कम्स टू अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। मतलब भारत के बारे में जब भी बात करते हैं और जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, तो भारत का जिक्र पॉवर्टी के संदर्भ में आता ही आता है। कारण क्या है? कि दुनिया में सबसे गरीब, सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या अगर किसी देश में होगी, तो देश कौन सा है? इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक, फर्स्ट वी विल डिस्कस कि भाई पॉवर्टी क्यों। देखो, एक बार ऐसे ही एक इंटरव्यू हुआ था। अब आपको सबको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम, एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट इट। सो एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब उस टाइम पे जब भारत के, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम पे उनका एक इंटरव्यू हुआ था। अब उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू मतलब सवाल पूछने वाला बंदा होता है, उसने उनको पूछ लिया कि भाई भारत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, कौन है? क्या सवाल पूछा था? कि विच इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। अब वो इंटरव्यूअर ने ये सवाल जो पूछा, वो सवाल इस कंटेक्स्ट में पूछा था कि शायद से उसको लगा कि एपीजे अब्दुल कलाम बोल देंगे कि भाई चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर फलाना फलाना कौन सा दूसरा देश है जो हमारा सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। बट टू हिज सरप्राइज, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला? अब ही वाज अ लर्नेड पर्सन, बहुत होशियार व्यक्ति थे, उनको पता था कि भाई क्या क्या हमारा भारत के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला कि भाई द बिगेस्ट एनिमी इंडिया इज फेसिंग इज पॉवर्टी। क्या बोला? कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है, तो वो क्या है? गरीबी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब आप समझ सकते हो कि कितना महत्व भारत के कंटेक्स्ट में पॉवर्टी को आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? उसी दरम्यान आपको पता होगा कि देयर वाज वन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द पास्ट, कि जिन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ। पता है आपको उनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी वाज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जिन्होंने इलेक्शन के पहले एक नारा दिया था, और वो नारा बहुत फेमस हो गया था। और उस एक ही नारे पे इंदिरा जी चुनाव जीत के आ गई थी, ठीक है। नारा क्या था? गरीबी हटाओ। अब देखो, ये नारा मतलब क्या, कि ये सिर्फ आपको लग रहा है कि सर ये तो दो ही शब्द है, गरीबी हटाओ, बट इसका इंपैक्ट इतना हुआ कि वोटर्स जो थे, जो भारत के नागरिक थे, वो इतने उसमें इन्फ्लुएंस में आ गए कि नहीं भाई, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने, और इंदिरा जी ने बोला है कि इसको क्या करना है? हटाना है। तो पूरा जो रातों रात जो डायरेक्शन थी, मतलब जो हवा, इलेक्शन के समय जो एक हवा होती है, वो किसके पक्ष में चली गई थी? इंदिरा जी के पक्ष में चली गई थी, और उस आधार पे उनकी सरकार चुन के भी आ गई थी। तो एक बात तो आपको पता चलता है कि ये दो तीन एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं, इस पर से आपको एक बात तो पता चलती है कि भाई पॉवर्टी का विषय भारत में बहुत ज्यादा क्या डिस्कस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। और जब भी भारत के संदर्भ में बात होती है, तो पॉवर्टी का वहां पे जिक्र होता ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जानना बहुत आवश्यक है कि आज के टाइम पे, राइट नाउ वी आर इन 2025, आज के टाइम पे भारत में कितने लोग गरीब है, और उसकी डेफिनेशन क्या है, कि क्या क्या अलग अलग एंगल से सरकार कोशिश कर रही है गरीबी हटाने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो आज के ये चैप्टर में हम लोग यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि भाई पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं, क्यों कोई व्यक्ति गरीब होता है, और गरीब के कारण उसके जीवन पे क्या निगेटिव इंपैक्ट होता है, ये भी हमको समझना बहुत आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस प्रकार से हमको पॉवर्टी का विषय समझना है। तो सबसे पहले देखो,
कि पॉवर्टी है क्या। देखो आपके स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दी है, पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड एसेंशियल्स फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये डेफिनेशन को क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो गरीबी क्या है बेटा, तो गरीबी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या, तो उदाहरण के तौर पे बेटा अगर आपको कुछ भी चीज खरीदना है तो आपके पास क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब है पैसा। अब पैसा व्यक्ति के पास कब आता है, एक तो वो जॉब करेगा तो वो पैसा उसको मिलेगा जॉब के बाद, या फिर कोई काम करेगा तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, या फिर उसका कुछ बिजनेस रहेगा कि जिसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। मतलब क्या है कि दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच इंडिविजुअल कैन अर्न अ मनी, वो पैसा कमा सकता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर किसी व्यक्ति के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, मतलब पैसा है, तो वो व्यक्ति जो उसको चाहे वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। बट यहां पे क्या बोला गया है कि पॉवर्टी क्या है, ऐसी अवस्था है कि जिसमें एक व्यक्ति या फिर पूरी कम्युनिटी क्या करती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लैक करती है, मतलब उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होते हैं, मतलब पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। एंड एसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या, कि बेसिक जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा हमको, अन्न वस्त्र निवारा, तीन चीजें चाहिए कि बेसिक एक फूड होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या ये फूड की बात हो रही है, मतलब फास्ट फूड होना चाहिए, नहीं, ये कौन सा फूड है, सादा सिंपल फूड होना चाहिए। और दूसरा अन्न हो गया, वस्त्र कपड़े पहनने के लिए होने चाहिए बेयर मिनिमम, एक पेयर भी रातों भी चलेगा बट होना चाहिए। तीसरा निवारा मतलब घर होना चाहिए, उसका खुद का पक्का मकान होना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी नहीं, पक्का मकान होना चाहिए। ये तीन चीजें हो गई। अब ये आ गया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसके अलावा उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जिसके थ्रू वो अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा कर सके। अब आप बोलोगे सर एजुकेशन मतलब क्या, एकदम 5 स्टार वाली स्कूल में क्या, नहीं। एजुकेशन मतलब एकदम भवंस में क्या, नहीं। तो एजुकेशन एटलीस्ट लोकल लेवल की स्कूल में, कि वो अपने बच्चों को वहां पे स्कूल में दाखिल कर सके और बच्चों का बेसिक लेवल का एजुकेशन का खर्चा उठा सके। उसके बाद अब बच्चे रहेंगे, फैमिली रहेंगी, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत उसके पास इतना भी पैसा होना चाहिए कि वो अपने फैमिली के हेल्थ एक्सपेंडिचर भी क्या कर सके, फुलफिल कर सके। समझ में आ रहा है। सो मतलब क्या, इसको बोलते हैं बेटा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बोलते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो अगेन पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच ए पर्सन और कम्युनिटी, एक तो भाई गरीबी, एक व्यक्ति गरीब हो सकता है या फिर पूरा समाज का एक सेगमेंट क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। जैसे बहुत बार होता है कि हम लोग कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो कम्युनिटी क्या होता है, हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियों को जब देखते हैं वो क्या है, कम्युनिटी है। वो क्या है, कम्युनिटी है जो कंप्लीट टोटली क्या है, गरीबी में रह रही है। Is it clear to everyone? So poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources, मतलब उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या नहीं कर पाते, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब उनको पक्का मकान नहीं रहता, पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं रहते, पर्याप्त मात्रा में जितना खाना होना चाहिए कि जिससे उनकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो सके, उनके बॉडी को पर्याप्त मात्रा में खाना मिल सके, नहीं मिलता। एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को नहीं दे पाते। ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वो स्पेसिफिक व्यक्ति, वो स्पेसिफिक कम्युनिटी क्या है, गरीब है। Is it clear to everyone? So try to understand. देखो मगअप नहीं करना है, अपने को रटना नहीं है। ये डेफिनेशन इस प्रकार से अपने को समझनी है कि कल जाके अगर मान लो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, एमपीएससी ने सवाल पूछ लिया, तो हमारे पास आंसर तैयार होना चाहिए। Is it clear to everyone? तो पॉवर्टी क्या है, एक अवस्था है, इट इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी, गरीब कौन रह सकता है, एक तो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा या फिर पूरा समाज का एक सेगमेंट रहेगा, इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स, क्या लैक करता है, फाइनेंशियल रिसोर्स। मतलब उसके पास एक तो जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसके पास जो एक तो जॉब फिर है भी, तो ऐसा जॉब है कि उसको पैसा जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। जैसा डेली वेज लेबर होते हैं, कौन से पे लेबर, डेली वेज लेबर। वेज मतलब क्या, उसको रोजी जो मिलती है, रोजी वाले लोग रहते हैं। जैसा आपके घर में थोड़ा बहुत कुछ काम रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं चौराहे पे, चौक पे जाते हैं और वहां से एक लेबर को उठा के आते हैं। ये क्या हो गया बेटा, ये लेबर ऐसा है, उसको क्या कहते हैं, डेली वेज लेबर। डेली वेज लेबर का मतलब ऐसा होता है
कि दिन का अगर वो काम, उसको काम मिलेगा तो उसको पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं मिला तो उस दिन की सैलरी उसकी गई। समझ में आ रहा है? अब ये डेली वेज लेबर क्या है बेटा, इसको काम मिला तो उसके घर पे पैसा आएगा, और काम नहीं मिला तो उसके उस दिन की कुछ भी रोजी नहीं मिलेंगे, मतलब कमाई जीरो रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है क्या उसके पास? नहीं है। उसको क्या फिक्स सैलरी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। अगर काम करेगा तो पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे समाज में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, आप ये रोड पे जाओ, रोड पे आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो ऑटो वाला मिलेगा, ठीक है, रिक्शा वाला मिलेगा, तीसरा चमार मिलेगा। चमार मतलब जो अपना कॉबलर रहता है, आपके जो जूते वगैरह होते हैं पॉलिश करने वाला रहता है। बेटा ये लोगों के जॉब ऐसे है कि अगर ये लोग एक दिन भी अगर छुट्टी लेते हैं तो उनके घर पे उस दिन की कमाई नहीं आती, और अगर कमाई नहीं आती मतलब उस दिन उनकी कमाई जीरो रहेंगी, शायद से उस दिन उनके घर पे कुछ पकेगा भी। ऐसी भी अवस्था बहुत लोगों की है। आपको लगेगा कि सर आप कुछ गलत बोल रहे हो, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, डेवलपिंग है, फलाना फलाना, सब चीजें सही है, बट रियलिटी जो ग्राउंड पे है वो रियलिटी अगर आप समाज में उतरो, समाज में देखो तो आपको दिखेगा कि भाई दिस इज द हार्श रियलिटी इन आवर सोसाइटी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो पॉवर्टी के डेफिनेशन समझा कि वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति या फिर समाज, ये दोनों भी गरीब रह सकते हैं, और उसमें भी क्या है कि वो स्पेसिफिक क्या लैक करते हैं? दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड एसेंशियल्स फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या? कि मूलभूत जो जरूरत होती है इंसान की, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मूलभूत जरूरत की बेसिक चीजें जो उसको जीवन जीने के लिए चाहिए, अन्न वस्त्र निवारा, इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी। तो ये अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो समझ लो कि वो क्या है? गरीब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये डेफिनेशन इस तरीके से अगर आपने ध्यान में रखा, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मींस दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट द बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। वही बताया मैंने अभी, एक तो भाई उसको अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड तो पैसा कुछ आएगा ही नहीं, और एम्प्लॉयमेंट भी है तो ऐसा है कि जिससे उसको जो पगार मिल रही है, जो उसको पैसा मिल रहा है, वो इतना कम है कि उसकी बेसिक जरूरतें को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। उसकी मतलब उसकी पूरी फैमिली की बेसिक जरूरत क्या है अभी बताएं? अन्न वस्त्र निवारा, हेल्थ और एजुकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो तब जाके हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल एंड फैमिलीज माइट डू विदाउट प्रॉपर हाउसिंग। उनके पास क्या क्या नहीं रहता? जो गरीब व्यक्ति रहता है उसके पास प्रॉपर घर नहीं होता है। देखो जब भी हाउसिंग की बात आती है, घर की बात आती है बेटा, तो कौन सा घर? ये झुग्गी झोपड़ी, दीज आर नॉट हाउसेस, उनको हाउसेस में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो घर मतलब कौन से? पक्का मकान। पक्का मकान मतलब जो मकान ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, उसको कंसिडर किया जाता है घरों में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो जो गरीब लोग रहते हैं या फिर गरीब फैमिली रहती है, उनके पास प्रॉपर मकान नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप झुग्गी झोपड़ी में देखते हो तो समझ लेना कि दोज पीपल आर पुअर पीपल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दूसरा, उनके पास क्या नहीं रहता है? क्लीन वाटर नहीं रहता है, स्वच्छ पानी नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, हेल्दी फूड रहता है क्या उनके पास? नहीं बेटा, हेल्दी फूड मतलब क्या? देखो जो खाना मिलता है ना, सिर्फ गेहूं और चावल, ये दोनों सिर्फ हेल्दी फूड में नहीं आता है। इसके अलावा अलग अलग जो प्रकार के जो फूड होते हैं जिनकी नीड हमारे बॉडी को होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना कि हेल्दी खाओ। हेल्दी खाओ मतलब क्या? लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब आपको मार्केट में पता है बेटा आज के टाइम में कितना रेट चल रहा है? कम से कम 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का फ्रूट्स का रेट चल रहा है। और ऐसे कंडीशन में हेल्दी फूड की जब बात आती है तो एक गरीब इंसान क्या अफोर्ड कर पाएगा 200-300 रुपए किलो वाला फूड? नहीं अफोर्ड कर पाता है, क्योंकि उसके पास में पैसा ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सो प्रॉपर हाउसिंग ना होना, क्लीन वाटर की सुविधा न मिलना, हेल्दी फूड ना खाना एंड मेडिकल अटेंशन, ये भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। मतलब अगर उसकी वो बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास में उतना पैसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जब कोई व्यक्ति को नहीं मिलती है तब बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या फेस कर रहा है? वो व्यक्ति गरीबी फेस कर रहा है। दैट इज वी कैन कॉल दैट स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक फैमिली और स्पेसिफिक कम्युनिटी एज अ पुअर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गरीब बोला जा सकता है। सो अब देखो ये तो हो गई डेफिनेशन। सर बट अभी आपने डेफिनेशन तो बता दी, बट सरकार किस एंगल से ये गरीब कंसिडर करती है?
कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति गरीब है कि नहीं है, ये किस एंगल से सरकार डिसाइड करती है, भी आवश्यक है। कुछ पैरामीटर्स तो होंगे ना, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे सरकार डिसाइड कर सकती है कि भाई वो स्पेसिफिक व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। सो बेटा इसके लिए सरकार ने कुछ अलग अलग बोल सकते हैं, कुछ अलग अलग टेक्निक्स फाइंड आउट किए कि जिसके आधार पे सरकार कैलकुलेट करती है कि स्पेसिफिक व्यक्ति गरीबी में आता है कि नहीं आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, ईच नेशन may have its own threshold that determines how many of its people are living in poverty। हर एक देश दुनिया में जितने भी देश है, तो हर एक देश क्या करता है, खुद के हिसाब से एक थ्रेशोल्ड बनाता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि जैसे अगर कंपैरेटिव स्टडीज में देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, एक पावर्टी लाइन रहती है। क्या, कौन सी लाइन है बेटा? पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन को बोला जाता है हिंदी में और मराठी में गरीबी रेखा। क्या बोला जाता है? गरीबी रेखा। अब ये पावर्टी लाइन क्या है सर? ये क्या लाइन है क्या सर? ये कहां पे रहती है? तो बेटा ये लाइन ही है, इट इज इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब क्या होता है? काल्पनिक रेखा, ठीक है। सो इट इज अ इमेजिनरी लाइन। सर ये पावर्टी लाइन का कंसेप्ट बेसिकली है क्या? सो पावर्टी लाइन मतलब होता है बेटा, इट इज अ इमेजिनरी लाइन कि भाई जिसके ऊपर जो भी व्यक्ति आता है उसको गरीबी से बाहर समझा जाता है, और इसके नीचे जो भी व्यक्ति आता है उसको समझा जाता है गरीबी के अंदर। समझ में आ रहा है? अब सर ये पावर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है? तो पावर्टी लाइन डिसाइड होती है बेटा कि हर देश में एक व्यक्ति दिन में कितना खर्चा कर सकता है उसके आधार पे, मतलब मिनिमम खर्चा कितना वो कर सकता है सर्वाइव करने के लिए, उसके आधार पे पावर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है, जिसको बोला जाता है गरीबी रेखा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लो भारत सरकार ने बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में दिन का 100 रुपया प्रतिदिन, कितना? 100 रुपया प्रतिदिन अगर कमाता है, 100 रुपया प्रतिदिन या फिर इससे ज्यादा कमाता है, तो वो क्या हो गया? गरीबी के बाहर हो गया। और कोई भी व्यक्ति जो दिन का 100 रुपया प्रतिदिन उससे कम कमाता है, वो क्या हो गया? गरीबी रेखा के नीचे का हो गया। मतलब जो भी लोग बेटा ये 100 रुपया पर दिन के से कम अगर कमाते हैं, तो वो क्या में आएंगे? गरीबी में आएंगे। सो ये 100 रुपया प्रतिदिन क्या हो गया? पॉवर्टी लाइन हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, इतना ज्यादा नहीं है इंडिया में। इंडिया में बेटा 40 रुपए, 45 रुपीज है, ठीक है। सो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट समझा? तो ये क्या हो गया? इट इज अ वन थ्रेशोल्ड, मतलब एक पीक है, एक इमेजिनरी लाइन सरकार ने डिसाइड की है, और अलग अलग दुनिया के अलग अलग सरकारें अलग अलग पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है। जैसा भारत का होगा, भारत की रुपीज में आती है क्योंकि हमारा करेंसी रुपीज में, अमेरिका की डॉलर में होंगी, चाइना की उनके करेंसी में होंगी। मतलब अलग अलग देश अलग अलग एक पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, जिसके आधार पे क्या कैलकुलेट की जाती है? गरीबी रेखा कैलकुलेट की जाती है। और गरीबी रेखा का मतलब होता है कि इसके ऊपर के लोग गरीबी से बाहर है और उसके नीचे के लोग गरीबी के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, एक टर्म सुना होगी, बचपन से सुनी होगी, जिसको बोला जाता है बीपीएल। बराबर है? बीपीएल के कार्ड होते हैं, हाँ बीपीएल के कार्ड होते थे। ये बीपीएल क्या है बेटा? देखो बीपीएल कंपनी भी है और बीपीएल एक कंसेप्ट भी है पॉवर्टी का। बीपीएल का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे। तो जैसे कार्ड होते थे, तो ये बीपीएल के कार्ड जिनके पास होते थे, बेसिकली वो लोग काय में आते हैं? गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, मतलब नीचे आते हैं, मतलब वो लोग पुअर पीपल में कंसिडर किए जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट समझा? मतलब सरकारें, दुनिया की जो अलग अलग सरकारें हैं, वो क्या करती है? इंडिविजुअल देश में पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन किया जाता है और पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है कि जैसे मैंने बताया कि 100 रुपया अगर कल जाके भारत सरकार ने बोल दिया कि भारत के अंदर जो भी व्यक्ति 100 रुपया या फिर उससे ज्यादा कमाता है, 100 रुपया या फिर उससे ज्यादा कमाता है, वो गरीबी रेखा से बाहर हो गया। और कोई भी व्यक्ति जो 100 रुपया या फिर उससे कम कमाता है, वो गरीबी रेखा के अंदर हो गया, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब तो इसको बोलते हैं बेटा पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझा? ऑनलाइन में तनस्वी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉवर्टी लाइन। और देखेंगे, इट इज जस्ट अ बेसिक थिंग। अभी मैंने आपको एक बेसिक एलैबोरेशन दिया है, बट आगे टॉपिक्स में और पूरा एलैबोरेशन किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। पॉवर्टी का डेफिनेशन समझा कि पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स, क्या लैक करता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी, ये दिमाग में बैठाना है। और दूसरा, उसके कारण
फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना होने के कारण क्या होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को या फिर उस परिवार को या फिर उस समाज को क्या बोला जाता है, गरीब बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है। और उनके पास क्या क्या नहीं रहता, कैसे आइडेंटिफाई करना कौन सा व्यक्ति गरीब है कि नहीं है, तो बेटा उसके पास में प्रॉपर हाउसिंग नहीं होता है। बराबर है? क्या नहीं होता है? प्रॉपर हाउसिंग मतलब पक्का मकान नहीं होता है। देखो प्रॉपर हाउसिंग मतलब दिमाग में आना पक्का मकान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। दूसरा, स्वच्छ पानी नहीं होता है। जैसे हमारे घर पे एनएमसी का वाटर टैप का कनेक्शन होता है, तो उसके जरिए हमको क्या मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है। बट झुग्गी झोपड़ियों में क्या क्लीन वाटर अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता है। तीसरा, हेल्दी फूड अफोर्ड कर पाते हैं क्या? नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि जो भी फूड उनको मिलता है वो भी गेहूं और चावल ही खाते हैं। उसके अलावा वो अगर कुछ अफोर्ड करना भी चाहे बट उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता है। एंड मेडिकल टेंशन मतलब अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो पैसा देना पड़ता है, उतना भी पैसा उनके पास में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। और अलग अलग देश ये कौन गरीब है और कौन नहीं है किसके आधार पर डिसाइड करता है? पॉवर्टी लाइन के, जिसको ही बोला जाता है गरीबी रेखा। ठीक है। और जैसे अलग अलग देशों की अलग अलग गरीबी रेखा होती है, उसी प्रकार देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग गरीबी रेखा होती है। मतलब जैसा भारत की बात करते हैं बेटा, तो भारत में अलग अलग राज्य है। जैसे महाराष्ट्र इज अ प्रोग्रेसिव स्टेट, बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट। तो भारत के अंदर भी जो गरीबी रेखा की डेफिनेशन है, जैसा महाराष्ट्र की गरीबी रेखा थोड़ी ऊपर रहेंगी क्योंकि महाराष्ट्र इज अ प्रोग्रेसिव स्टेट, तो लोग अच्छा कमाते हैं। वहीं बिहार में जो गरीबी रेखा है उसका प्रमाण कम होगा, क्योंकि वहां पे लोगों की आमदनी क्या है, कम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर हम लोग भारत की बात करते हैं बेटा, तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर किसी राज्य में है तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। लगभग 50% से ज्यादा आबादी उसकी आज भी गरीबी में रहती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दीज आर द मध्य प्रदेश, दीज आर द स्टेट्स कि जहां पे ज्यादातर पुअर पीपल भारत के अंदर रिसाइड करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? देखेंगे वन बाय वन वी विल सी। तो यहां पे देखो बेटा, ये 2011 का आंकड़ा है। दिस स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटीज। क्या बोला गया? एवरी 4 पर्सन इन इंडिया इज, भारत में हर चौथा व्यक्ति क्या है? गरीब है। बेटा ये सब जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये किसके आधार पे बनाए गए? 2011 में भारत में जनगणना हुई थी। 2011 में भारत में जनगणना हुई थी। जनगणना सबको पता है ना, सेंसस होता है, आपके घर पे आते हैं, आपको पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स रहते हैं, कौन जॉब करता है, आपकी कास्ट क्या है, ये सारी चीजें जो है ये हर 10 साल में एक बार क्या होती है? जनगणना होती है। कितने बार होती है? 10 साल में एक बार। अब पुरानी वाली जनगणना भारत में कब हुई थी? 2011 में। फिर 10 साल मतलब कब होनी चाहिए थी? 2021 में। बट हुई क्या? नहीं हुई। कारण क्या था? कोरोना आया था। बराबर है? तो कोरोना के कारण सरकार ने क्या किया? 2021 में होने वाली जनगणना को पोस्टपोन कर दिया, सेंसस को पोस्टपोन कर दिया। तो पोस्टपोन करके अभी सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जनगणना कब होने वाली है? 2027 में होने वाली है। अब जनगणना के थ्रू हमको समझ में आएगा कि भारत की एक्चुअल आबादी कितनी है, एग्जैक्ट आबादी का नंबर कितना है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, भारत में कितने महिला है, कितने पुरुष है, कितने पुरुषों को जॉब है। ये सारी जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमको कौन प्रोवाइड करता है बेटा? सेंसस प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस बात है, सेंसस में हमको ये भी पता चलता है कि भारत के कितने लोग गरीब है। बराबर? समझ में आ रहा है? तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार भारत में हर चौथा व्यक्ति क्या था? गरीब था। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिला के जो नंबर थे, तो दिस मीन्स रफली 270 मिलियन पीपल इन इंडिया वर लिविंग इन पॉवर्टी इन 2011-12। कितने लोग बेटा? 270 मिलियन। 270 मिलियन का मतलब होता है 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011-12। एंड दिस वाज द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या इसीलिए कहां पे है? भारत में ज्यादा है। सो बेटा ये था कब का आंकड़ा? 2011-12 के अनुसार। ठीक है। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया पॉवर्टी लाइन का, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी भारत में? 27 करोड़ के आसपास थी। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा होता है। This also means that India has the largest single concentration of the poor people in the, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या का प्रमाण भी कहां पे ज्यादा है? भारत में ज्यादा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? यहां तक कुछ डाउट है? देखो अभी का अगर स्टैटिस्टिक्स में बताऊं, अब ये तो 2011-12 का स्टैटिस्टिक्स है। आज कौन सा साल चल रहा है?
2025 का साल चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए बेटा। तो ऐसे कंडीशन में फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, सरकारी आंकड़ा है ये, सरकार ने खुद पब्लिश किया है, 2022-23 तक कितना हो चुका है, 75 मिलियन, 75 मिलियन इज द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया विच आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, मतलब ये गरीब कहलाते हैं। और अगर इसको ही मैं परसेंटेज में बताऊं तो कितना आता है, 5.25% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गवर्नमेंट सर्वे विच वॉज पब्लिश इन 2022-23। मतलब बहुत कमी हुई है। देखो यहाँ पे कितना था, 270 मिलियन, वहां से कहां तक आए हम लोग, 75 मिलियन। अच्छी बात है बेटा। और एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब क्या, द पर्सन विच आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इनकी संख्या भी कितनी बची है सिर्फ भारत में, 75 मिलियन बची है। बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट पिछले 9 से 10 साल में भारत ने यहाँ पे गरीबी में हटाने के लिए वहां पे किया है, और ये अच्छी बात है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। देखो यूपीएससी या फिर एमपीएससी परीक्षा में जब आंसर राइटिंग हमको करनी पड़ती है तो वी हैव टू राइट सच काइंड ऑफ एन नंबर। अगर आपको कल जाके पॉवर्टी पे सवाल पूछ लिया तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई अभी भारत के अंदर कितनी गरीब लोग हैं, लगभग 75 मिलियन पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। वही अगर परसेंटेज में अगर मैं बताऊं तो कितना आता है, 5.25%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब इसमें ही देखो, ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में कौन कौन आता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट इज लैंडलेस लेबरर इन विलेजेस। कौन? लैंडलेस लेबरर इन विलेजेस, मतलब गांव में रहने वाले, देहात में रहने वाले ऐसे लेबर कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। लैंडलेस लेबर मतलब ऐसा होता है कि जो लेबर गांव में काम करता है, खेत में काम करता है, बट जिसके पास खुद का घर भी नहीं होता है, खुद की जमीन भी नहीं होती है, ऐसे लेबर को क्या बोला जाता है, लैंडलेस लेबर। जो गांव के आउटस्कर्ट्स में, मतलब गांव में आप कभी आप जाते हो तो गांव में एकदम जब एंट्री करते हैं ना तो वहां पे झुग्गी झोपड़ियां उनकी होती है, वहां पे वो रहते हैं, थोड़ा बहुत पकाते हैं और दिन भर काम करते हैं और आके वहां पे सोते हैं। तो उनको बोला जाता है लैंडलेस लेबरर इन विलेजेस। तो बेटा कभी देखना, कभी अगर गांव में आप जाते हो और आपको गांव के आउटस्कर्ट्स मतलब गांव के बॉर्डर रीजन पे अगर ये झुग्गी झोपड़ियां दिखती है तो कभी इंक्वायरी करना कि उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके घर पे खाना क्या पकता है। तो आपको बहुत बार दिखेगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वैसे के वैसे वहां पे पड़े रहते हैं, ठीक है, ढंग से पहनने के लिए ये नहीं होता है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े उनके पास नहीं होते हैं, घर तो है ही नहीं, हेल्दी खाना क्या, सिर्फ चावल और दाल पकाते हैं, जितना मिलता है उतना खाते हैं और चले जाते हैं, हेल्दी फूड की तरफ उतना ध्यान नहीं रहता है, हेल्थ कंडीशन भी बहुत ही वीक रहती है। जो भी बच्चे रहते हैं ना, वो बच्चे एकदम क्या रहते हैं, एकदम मालन्यूरिश रहते हैं। मालन्यूरिश मतलब कुपोषित रहते हैं, कि जिनके बॉडी आपकी पूरी, उनके अगर आप उनकी तरफ देखोगे तो उनका एकदम बारीक रहेंगी, हड्डी पसली उनकी दिखती है। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो लैंडलेस लेबरर जो विलेज में काम करते हैं वो क्या है, गरीब है। दूसरा, डेली वेज वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो बेटा कंस्ट्रक्शन के काम आपके घर पे होते हैं तो कभी देखना, वो भी लोग जो रहते हैं दिन का काम करेंगे तो रोजी मिलेंगी, रोजी मतलब पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं मिल करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मतलब ये भी लोग क्या करते हैं, इनको बोला जाता है डेली वेज वर्कर। डेली वेज मतलब क्या, कि दिन का काम करना पड़ेगा, तो दिन का काम करेंगे तो रोजी मिलेंगी, रोजी मिलेंगी तो खाने को रहेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो उस दिन की रोजी गई, मतलब खाने को नहीं मिलेगा। Is it clear to everyone? So daily wage worker at construction site, they are also poor people. Child worker in ढाबास, ठीक है, अभी ये बहुत कम हो चुका है, बट पहले आप जब ढाबे पे जाते थे, अभी भी है कुछ कुछ ढाबों पे, तो वहां पे ना काम करने के लिए बच्चों को रखा जाता था। अब ये बच्चों को क्यों रखा जाता था बेटा, बिकॉज इनके जो माता पिता है वो गरीब है, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते उनका खाना पीना, तो वो क्या कर बोलते थे कि बच्चों को कि भाई आप भी क्या करो, काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको अगर खाना है पीना है तो आपको खुद की कमाई खुद करनी पड़ेगी। मतलब ये भी किसका शिकार है, गरीबी का शिकार। और बेगर्स, रास्ते पे भिखारी रहते हैं, तो ये भिखारी भी क्या है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी, कि उनके पास कुछ भी नहीं रहता, ना मकान रहता है, ना घर रहता है, ना कपड़े रहते हैं ढंग से, ना हाइजीन रहती है, ना क्लीन वाटर का सोर्स होता है, कुछ भी नहीं रहता है, मतलब वो भी क्या फेस करते हैं, गरीबी फेस करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ पुअर पर्सन इन इंडिया। सो 2011-12 के सेंसस के मुताबिक भारत में कितने गरीब थे, 270 मिलियन। देखो 1 मिलियन मतलब कितना होता है बेटा, 10 लाख। 1 मिलियन मतलब कितना लाख, 10 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अभी 2022-23 का जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, अभी कितने गरीब है भारत में, 75 मिलियन लोग
अभी गरीब है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? लगभग 7.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। एंड दिस इज टोटल परसेंटेज में अगर मैं बताऊं तो कितना आता है, 5.25% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब हमने क्या किया है बेटा, पिछले 14 साल में जो रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में, बहुत ही रैपिड तरीके से हुआ है। तो ये दर्शाता है कि इंडिया की क्या है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और जितना हमारा तरक्की होगा उतनी गरीबी क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? देखो बेटा, दुनिया में जितने भी देश है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि चाइना की हालत भारत से बहुत खराब थी। 1950-60 की बात बता रहा हूं, 1950-60, दैट चाइना का पॉवर्टी जो गरीबी थी उसमें, वो भारत से भी बहुत भयंकर गरीबी थी। बट चाइना ने दिखा दिया दुनिया को कि अगर भाई प्रॉपर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या गरीबी से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। और दुनिया में सबसे फास्टेस्ट गरीबी कम करने में चाइना का पहला क्रमांक आता है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे देश की तरक्की बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्या होता है, गरीबी कम होते जाती है। बिकॉज तरक्की हो रही है मतलब क्या, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। और अभी हमने पॉवर्टी के डेफिनेशन में क्या देखा, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर देश की तरक्की होगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस बढ़ेंगे। अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाएगा, बराबर है। हेल्दी खाना खा सकता है, बच्चों को एजुकेशन दे सकता है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, पक्का मकान बांध सकता है, सब कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये अब देखो आपके स्क्रीन पे एक टॉपिक आ रहा है जिसको बोला जाता है फॉलोइंग इश्यूज आर रिलेटेड टू पॉवर्टी। कि भाई पॉवर्टी का इंपैक्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, तो ये भी समझना आवश्यक है। क्यों कोई स्पेसिफिक इंसान गरीब बनता है, इसको ही बोलते हैं बेटा डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी के अलग अलग पहलू, कि गरीब क्यों होता है। तो पहला क्या है, लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस मतलब क्या, लैक ऑफ शेल्टर, बराबर है। अभी बताया कि किसी भी इंसान के पास में अगर खुद का घर नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, तो क्या है बेटा, दैट स्पेसिफिक पर्सन, वी कैन से कि दैट स्पेसिफिक पर्सन इज पुअर। सो मतलब क्या, लैंडलेसनेस मतलब उस खुद की मालकी की जमीन ना होना, इंसान गरीब कहलाता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी। अगर आपको जॉब नहीं है तो मतलब आपके पास में पैसा ही नहीं, और आपके पास पैसा नहीं है, हमने डेफिनेशन में क्या देखा, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर वो व्यक्ति कमा ही नहीं रहा है, उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो अपने फैमिली को वो सर्वाइव कर सकता है क्या, बेसिक नीड फुलफिल कर सकता है क्या, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ रेगुलर जॉब। तीसरा साइज ऑफ फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, साइज ऑफ फैमिली मैटर्स अ लॉट। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, हमने इसके पहले के चैप्टर में देखा था कि भाई हम दो हमारे 8, हम दो हमारी टीम 12-12 बच्चे पैदा होते थे। और ऐसे कंडीशन में क्या है, अगर फैमिली का साइज बड़ा होता था, मान लो एक फैमिली में अगर 6 बच्चे हैं और कमाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पूरा बर्डन उस एक व्यक्ति पे आता था। और अगर वो व्यक्ति की कमाई उतनी पर्याप्त होगी तो वो 6 बच्चे को पाल पोस कर सकता था। बट बहुत केसेस में ऐसा भी देखा जाता था कि भाई जो कमाने वाला है, खाने वाले 6। अब ऐसे कंडीशन में मान लो वो अगर बंदा कोई जॉब करता है और उसको जो सैलरी मिल रही है वो इतनी है, सिर्फ वो खाना पीना प्रोवाइड कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो वो भी क्या बनता था, गरीब बनता था। मतलब साइज ऑफ फैमिलीज, जितना बड़ा फैमिली उतना बर्डन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस पे बर्डन भी ज्यादा रहता था, और उसके कारण भी परिवारों के परिवार गरीब रहते थे। सो साइज ऑफ फैमिलीज, दैट इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए सरकार ने अलग अलग मैकेनिज्म्स भी तब शुरू किए। जैसा हमारे 2 कैंपेन सरकार ने चलवाया, क्या था कारण, कि लोगों को अवेयर बनवाया जाए, लोगों के दिमाग में प्रकाश डाला जाए कि देखो भाई, छोटी फैमिली रहेंगी, छोटा परिवार रहेगा, तो आपके पास जो भी इनकम आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको बड़ा बना के डॉक्टर इंजीनियर आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है? सो साइज ऑफ फैमिलीज के कारण भी परिवारों के परिवार क्या होते हैं बेटा, गरीब होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक फैमिली है, उसको 6 बच्चे, अगर मान लो वो जो बंदा है वो डेली वेजर है, क्या है वो, डेली वेजर है, मतलब वो दिन का कमाता है, मान लो 200-300 रुपए की कमाई है उसकी। बेटा 6 बच्चे हैं, 300 रुपए में घर क्या चल सकता है, सिर्फ खाना पीना होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों का एजुकेशन, बच्चों के कपड़े, बच्चों का हेल्थ फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होगा कि उसके बच्चे भी क्या बन जाएंगे, डेली वेजर ही बनेंगे। थोड़ा 10 साल के हो जाए तो क्या बोलेगा बच्चों को कि बेटा तू जा, तू भी काम करना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे को भी सर्वाइव करना है, तो खुद का कमाई
खुद करना पड़ेगा। मतलब उसका एजुकेशन भी नहीं हुआ, हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं हुआ और उसको बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर वो उसके सिर्फ 1 या 2 बच्चे रहते तो उसको अच्छे से सारी सुविधा दे पाता था, बट 6 बच्चे के होने के कारण उसके पास पर्याप्त इनकम नहीं है और पर्याप्त इनकम ना होने के कारण परिवार क्या बन गया है? गरीब। ठीक है, उसके बाद इलिटरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इलिटरेसी इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी, कि अशिक्षित होना। इलिटरेसी क्या है? नो स्कूलिंग। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है तो क्या उसको अच्छा जॉब मिल सकता है क्या? तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा मतलब अच्छी कमाई होगी क्या? नहीं होगी। मतलब उसको ऐसे ही डेली वेजर के काम करने पड़ेंगे। डेली वेजर का काम मिलेगा भाई, 200 रुपए 300 रुपए की रोजी से उसको काम मिलेगा, उसके अलावा उसको कोई भी काम नहीं मिलेगा। मतलब वो गरीबी में चला जाएगा। उसके बाद पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, कि जब किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में खाना और हेल्दी खाना नहीं मिलता है, तब वो बच्चा क्या होता है? माल नरिश कहलाता है या फिर कुपोषित कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रास्ते पर जो भिखारी बेचारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो भीख मांगते रहते हैं, बहुत बार देखना कि वो एकदम उनकी बॉडी इतनी स्लिम रहती है कि उनके बॉडी के थ्रू उनको उनके जो हड्डियां है वो नजर आती है। तो समझ जाना बेटा कि वो बच्चे क्या है? कुपोषित है। कुपोषित क्यों है? बिकॉज उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है। सो पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चा बचपन में ही कुपोषित है तो बड़ा बन के भी क्या बनेगा? बॉडी उसकी एकदम वीक रहेंगी, उसको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर हेल्थ प्रॉब्लम रहते हैं तो जॉब कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर जॉब करना है तो काम करना पड़ेगा, जॉब करना है तो उसकी हेल्दी बॉडी हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। मतलब पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन के कारण भी व्यक्ति और परिवार गरीबी में ढकेले जाते हैं। सो हंगर, सिक पीपल, सैनिटेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम है बेटा, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। अब पुअर हेल्थ क्यों? एक तो खाना अच्छा ना मिलने के कारण हो सकता है, दूसरा सैनिटेशन अच्छा ना होना, मतलब स्वच्छता ना होना, उसके भी कारण क्या होती है? बार बार बच्चों की तबियत खराब होती है। और जो रास्ते पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करते हैं क्या? नहीं मेंटेन करते। उनके घर पे प्रॉपर स्वच्छता नहीं होती, कहीं का भी पानी पी लेंगे, कहीं पे भी कुछ भी काम कर लेंगे और प्रॉपर क्लीनिनेस न होने के कारण भी तबियत खराब हो जाती है और प्रॉपर जॉब नहीं मिलता है। देन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब क्या? बचपन में ही काम करने को लग जाना, गरीबी है। एंड हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब इल ट्रीटमेंट एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन अ सोसाइटी। तो बेटा जो गरीब इंसान होता है, अब ये हेल्पलेसनेस ज्यादातर देखी जाती है भारत में कास्टिज्म के ऊपर। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक कास्ट का व्यक्ति, जैसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST और OBC वाले जो लोग रहते हैं, इनको ज्यादातर समाज में इल ट्रीटमेंट का सामना फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी और बिकॉज ऑफ देयर कास्ट फैक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बहुत केसेस में देखा गया, इवन हम लोग सामने देखने भी वाले कि भारत में जब गरीबों की संख्या हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर गरीब किस कैटेगरी में? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, और उसके बाद OBC। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी। इसको ही बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। क्या बोला जाता है? डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी के अलग अलग पहलू। ठीक है, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड टू रिमेंबर ऑल दिस। देखो ये बेसिक चीज है बेटा, ये हमने बहुत बार देखी है। एंड द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ये आप कुछ पहली बार नहीं सुन रहे, आपने बहुत बार देखा है। और गरीबी का तो प्रमाण है ही। आप न्यूज चैनल खोलो, गरीबी का एक विषय आ ही जाता है। आप पेपर देखो, गरीबी का एक विषय आ ही जाता है। तो हर जगह पे ये टॉपिक है, बट आपको सिर्फ समझना है कि अभी तक जो भी हमने देखा है उससे कोरिलेट करना है। हाँ भाई ये मैंने देखा है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अब देखो ये फैमिली प्लानिंग का ये एक एग्जांपल मैंने पेपर से लाया है। अब ये जो न्यूज है ना, ये 2019 की खबर है, 2020 की खबर है। कब की खबर है? 2020। क्या है बेटा? पढ़ो। अभी मैंने क्या बताया? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी इज व्हाट? लार्ज फैमिलीज। क्या? लार्ज फैमिलीज। तो ये देखो एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश का ही उदाहरण है। अब ये मध्य प्रदेश में, रीड द टाइटल ऑफ द न्यूज, डेथ ऑफ अ वुमेन इन MP विलेज इन हर 16 प्रेगनेंसी शोज गैप्स इन द सिस्टम एंड इनसाइड अ। अब बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। लिखा है यहाँ पे, ये जो महिला जिसकी डेथ हुई, इसकी कितने नंबर की प्रेगनेंसी थी? 16वीं प्रेगनेंसी थी। उसका एज था 45 ईयर एज। ठीक है, 45 ईयर एज था। कि उसका जो घर था, ये देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द होम। कितने घर में, कितने 2 रूम का घर है? कितने रूम का घर है? 2 रूम का घर है। और 3 अबॉर्शंस उसके ऑलरेडी हो चुके थे। कितने अबॉर्शंस? 3 अबॉर्शंस हो चुके थे।
और 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। ठीक है, अब इतना सब, और घर में रहने वाले टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द होम इज ऑलमोस्ट मोर देन 30। कितने? 30 से ज्यादा, क्योंकि बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, सो मतलब 3 जनरेशन एक ही घर में रह रहे थे, और घर का साइज कितना? 2 मकान का, और उसमें भी कमाने वाला व्यक्ति कौन? एक, उसके पापा, मतलब ये औरत के हस्बैंड, और जो बाकी लोग रहेंगे वो। और इनके पास हार्डली 1 एकड़ की 2 एकड़ का जमीन था, उसमें लोग गेहूं चावल लगाते थे, और वही पूरा गेहूं चावल इनके घर पे खाया जाता था। ठीक है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम, बेटा आजकल आपको पता होगा कि भारत में ठीक है, जो लड़कियां होती है ना, ठीक है, वुमेन्स, मतलब ओवरऑल लड़कियां प्लस वुमेन, गर्ल्स प्लस वुमेन, कुल मिला के मोर देन 50% ऑफ इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया को आम भाषा में जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो इसको खून की कमी बोला जाता है। किसकी कमी? खून की कमी होना। भारत में कितनी महिलाओं का प्रॉब्लम है? मोर देन 50% ऑफ द वुमेन सफर्स फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसमें दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी कमी, मतलब खून की कमी जिसको बोला जाता है नॉर्मली हमारे भाषा में, तो ये इसके कारण कौन सा डिसीज होता है? एनीमिया डिसीज होता है, और ज्यादातर शिकार कौन है भारत में? महिला है। समझ में आ रहा है? सो शी वॉज सफरिंग, ये जो महिला है किससे सफर कर रही थी? एनीमिया से। अब खून की कमी क्यों होती है? बिकॉज को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल खाना नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? सही है। और सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था? हस्बैंड इज अ फार्म लेबरर एंड ओनली अ सोर्स ऑफ इनकम। तो एक हस्बैंड था, फार्म लेबरर था। सोचो, घर में खाने वाले 20-25 लोग, कमाने वाला एक इंसान, तो क्या करेगा? सिर्फ अपने फैमिली को फीड करने लायक उसका इनकम था, उस पर वो खाना खिलाता था, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब अब इतनी बड़ी फैमिली, 16 प्रेगनेंसी, मतलब कम से कम उसको 12-13 बच्चे होंगे। अब 12-13 नहीं, कम से कम 6-7 बच्चे होंगे। अब 6-7 बच्चे मतलब उनके और बच्चे और उनके भी बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में बेटा सर्वाइव करना है। दैट्स व्हाई फैमिली प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर बड़ा परिवार होता है तो वो परिवार गरीबी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी, कि जनरली पॉवर्टी जब भी देखी जाती है और परिवार की बात आती है, बड़ा परिवार है मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि वो परिवार क्या है? गरीब। ठीक है, अगर उनके पास में पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस नहीं है, जैसा इसके पास क्या है? फार्म लेबर है, खुद के पास 1 एकड़ की जमीन है, उसमें वो कुछ तो भी लगाता है और अपने पूरे फैमिली को ही उसका जो भी प्रोड्यूस निकलता है अपने फैमिली को दे देता है। तो ऐसे कंडीशन में इसके पास प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है, तो वो कमाएगा, खाना मिलेगा। सो दिस इज द स्टार्क एग्जांपल। और ऐसे ये तो वन ऑफ द एग्जांपल है। आप बोलोगे कि सर ये 4 साल पुराना है, 2020 का। बेटा ऐसे एग्जांपल्स आज भी आपको मिलेंगे पेपर। इट इज विजिबल कि भाई ये प्रॉब्लम रूरल रीजन में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा स्टार्क है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? क्यों बताया मैंने? क्योंकि फैमिली प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर बड़ा परिवार रहता है तो गरीबी में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग एक ही रहता है। अब इसका कमाने वाला कौन है? एक ही हस्बैंड है, जो क्या है? फार्म लेबर है। फार्म लेबर मतलब खेत में काम करता है, उसको रोजी मिलती है। मतलब इसको ही मैं बोल सकता हूँ डेली वेज लेबर। दिन का काम करेगा तो रोजी मिलेगी, अगर काम नहीं करेगा तो रोजी नहीं मिलेंगे। इसीलिए बेटा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई मैरिड कपल डॉक्टर के पास जाता है और 1-2 बच्चे हो गए, तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि अभी क्या कर लो, क्या कर लो? नसबंदी कर लो। नसबंदी मतलब क्या? कि ज्यादा के बच्चे फिर पैदा नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द एग्जांपल, और ये रियल एग्जांपल है बराबर। तो आपको समझ में आता है कि आज भी भारत में अवस्था है कि ऐसे ऐसे केसेस आपको सुनने को मिलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया कि ये जो महिला थी कैसे सफर कर रही थी। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा कि भारत में आधे से ज्यादा महिलाएं, मतलब मोर देन 50% ऑफ इंडियन वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। व्हाई इज दिस सो इन इंडिया? क्यों? अरे आपको पता है यार, आप तो महिला हो, आपको तो पता होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पे, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दीज आर द नॉर्मल साइकिल। अब भारत की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है क्या? पूरी दुनिया की महिलाओं को हो रही है ना। तो ये प्रॉब्लम तो हाँ ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट इसके केसेस भारत में बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा? ऑनलाइन में आप आंसर दे सकते हो। हाँ, क्यों ऐसा? देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपके घर पे खाना पकता है, सबके घर पे खाना पकता है। हमारे घर पे क्या है ना, कि पुरुष प्रधान संस्कृति है, ठीक ही नहीं है? अभी तो भी काम हो चुकी है, पहले तो बहुत था। पहले तो पर्दा सिस्टम भी थी। पर्दा सिस्टम में क्या होता था ना, घर में पर्दा लगता था,
महिलाएं किचन से बाहर नहीं निकलती थी और पुरुष बाहर ही बैठता था, पुरुष किचन में नहीं आता था। कब की बात बता रहा हूँ? 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 50 नहीं, अभी भी बहुत सारे घरों में ये जो ट्रेडिशन ये चलती है बराबर, पर्दा में स्टिल चलती है। मतलब क्या, महिलाएं किचन में रहती है और महिलाएं बाहर नहीं आती, और पुरुष किचन में कभी इंटर नहीं करता, बाहर ही रहता है। मतलब पुरुष का काम है बाहर का काम देखना, महिला का काम है चूल्हा रसोई देखना। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, आप सबको पता है कि खाना बनाती है महिलाएं, ठीक है। खाना बनाने के बाद खाना पहले किसको खिलाया जाता है? किसको खिलाया जाता है? मर्द को खिलाया जाता है, बराबर है, आज भी चलता है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशन है इसको पुरुष प्रधान संस्कृति बोलते हैं, कि भाई महिला पूरी काम करेगी, काम करने के बाद पहला खाना किसको खिलाएगी? जो घर के पूरे मेल मेंबर्स रहते हैं उनको पहले खाना खिलाया जाता है, और उसके बाद फीमेल्स खाती है, जो बचा हुआ रहता है। अब बचा हुआ खाना अगर फीमेल्स खाएंगी तो बेटा खून की कमी तो आना ही है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एनीमिया का शिकार ज्यादातर भारत में कौन है? महिला है। पुरुष भी है, पुरुषों में भी एनीमिया का प्रमाण देखा जाता है पर बहुत कम, बट महिलाओं में इसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। और कारण क्या है? प्रथा, रिवाज। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये है। और दूसरा, न्यूट्रिशनल खाना हमारे घरों में नहीं बनता है। जो भी न्यूट्रिशनल खाना रहता था वो मर्द को दिया जाता था, और महिला जो रहती थी वो बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड रहता था वो खाती थी, और उसके कारण ये केसेस बहुत ज्यादा है। अभी अभी कम हो रहे हैं, अभी कम हो रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और महिला का जो दर्जा है समाज में वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे क्लियर टू एवरीवन, जैसे अभी महिलाएं कमाने लगी है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं का एजुकेशन का प्रमाण बढ़ रहा है, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एजुकेशन अगर है तो सारी चीजें समझ में आती है। जैसे क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है बेटा, कि दिस एग्जांपल वी हैव टेकन फ्रॉम रियल लाइफ। अब इसके अलावा देखो, अब अगेन गरीबी की बात आ गई, तो गरीबी में एक फैक्टर मैंने क्या बताया था? भूखमरी, हंगर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर हंगरी होता है, अगर उसको खाने को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो उसको भी क्या कहते हैं हम लोग? गरीब कहते हैं। तो इसीलिए बेटा हर साल दुनिया में एक इंडेक्स पब्लिश होता है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कि दुनिया के अंदर भूखमरी का प्रमाण कितना है। भूखमरी मतलब लोगों को खाने को, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, ये हमको किससे पता चलता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चलता है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन से साल में पब्लिश हुआ? 2024, मतलब इस साल का आने का है। इस साल पिछले साल का पब्लिश हुआ, अब 25 का 26 में पब्लिश होगा। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में थोड़ा ये मैप देखो, ये मैप से आपको नजर आएगा कि भारत की कंडीशन क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट पब्लिश होता है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है? इसके पहले मैंने बताया था कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है, बराबर है। तो देखो ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने नीचे लिखा है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वर्ल्ड हंगर हेल्थ। So these are the two organizations which publish global hunger index on a annual basis। हर साल में ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। कौन सी दो संस्था है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड हंगर हेल्थ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर एमपीएससी प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि बताओ भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन बनाता है। तो दीज टू ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कि दुनिया में भूखमरी का प्रमाण कितना है और अलग अलग देशों में भूखमरी से कितने लोग प्रभावित होते हैं, ये हमको ये रिपोर्ट से या फिर ये इंडेक्स से पता चलता है। अब इसमें ये देखो बेटा, इसमें इन्होंने अलग अलग देशों को स्कोर निकाले, अलग अलग देशों के स्कोर निकाले। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये स्कोर का रेंज है 0 से 100। ये स्कोर का रेंज है 0 से 100। 0 मतलब उस देश के अंदर भूखमरी है ही नहीं, और 100 मतलब उस देश के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी है, ठीक है। अब इस स्कोर के आधार पे इन्होंने पूरे दुनिया के कंट्रीज जो है अलग अलग देशों को कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, भारत का जो है, भारत को कौन सा कलर है? येलो कलर है। येलो कलर क्या बोलता है कि भारत के अंदर जो भूखमरी का प्रमाण है किस कैटेगरी में आता है? सीरियस कैटेगरी में आता है। मतलब हंगर इज अ रियल प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे जो देश है हमारे नेबर्स, ये भी क्या का शिकार है? सीरियस हंगर का शिकार है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को खाने को प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब कौन हमारा जो स्कोर है किसके बीच में? 20 से 35.20 to 34.9। तो द एक्चुअल स्कोर ऑफ इंडिया आउट ऑफ 100 इज 27.3। जितना स्कोर ज्यादा
उतना हंगर का प्रमाण ज्यादा, जितना स्कोर कम उतना हंगर का प्रमाण कम, और अगर जीरो रहेगा मतलब हंगर जीरो है। सो भारत इज इन सीरियस कैटेगरी गाइस। ठीक है, हमारा कंपैरिजन किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? चाइना के साथ होता है। चाइना का कलर क्या है? हरा है। हरा कलर मतलब क्या है कि चाइना में जो भूखमरी का प्रमाण है कितना है? लो है। लो मतलब कितना? लेस देन 9.9। मतलब आउट ऑफ दिस चाइना स्कोर इज ओनली 9.9 और इंडिया का स्कोर कितना है? 27.3। बेटा मतलब कम से कम 3 गुना ज्यादा है हमारा। ठीक है, 3 गुना ज्यादा भूखमरी का प्रमाण भारत में है एज कंपेयर टू चाइना। है सीरियस इशू। ठीक है, अगेन कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन सी दो संस्था पब्लिश करती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी वेल्थ हंगर हिल्फे। ये जर्मन की ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों संस्थाएं क्या करती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भारत में हंगर का प्रमाण किस कैटेगरी में आता है? सीरियस कैटेगरी में आता है और भारत का स्कोर कितना है? 27.3। अब बेटा ये तो हो गया इंडेक्स के बारे में, बट ये लोग क्या गिनते हैं सर? ये भी आवश्यक है। अब ये रिपोर्ट कुछ बनाते होंगे तो कुछ पैरामीटर्स तो होंगे ना, उसके आधार पे बताते होंगे कि देखो भाई भारत में हंगर का प्रमाण इतना इतना है। सो ये कुल मिला के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत 4 पैरामीटर्स गिने जाते हैं। ये 4 पैरामीटर्स कौन से? पहला है चाइल्ड मोर्टेलिटी, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है अंडर नरिशमेंट और चौथा है चाइल्ड स्टंटिंग। कौन सा है? पहला चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड स्टंटिंग। अब वन बाय वन देखते हैं। ये 4 पैरामीटर्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत क्या किए जाते हैं बेटा? गिने जाते हैं। हर देश के गिने जाते हैं। कुल मिला के कितने देशों को इन्होंने कंसिडर किया है? दुनिया के 127 देशों में इन्होंने हंगर का प्रमाण देखा और उसमें से भारत का नंबर कितना है? 105वां है, 105th। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2025 इंडियाज रैंक वाज 105 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 127 कंट्रीज। ठीक है, एंड 4 पैरामीटर्स आर काउंटेड or are considered while calculating global hunger index. The first parameter is child mortality. Mortality का मतलब होता है death rate. Mortality का मतलब क्या होता है? Death rate. नहीं पता है बेटा तो लिखते जाना, बिकॉज ये इसके बाद ये मॉर्टेलिटी वगैरह जो शब्द है ना, these words will become very common in the upcoming lectures. तो क्या बोला गया है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में द फर्स्ट पैरामीटर विच इज मेजर्ड इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट होता है। चाइल्ड मतलब कौन? बच्चा। तो कौन बच्चा? कोई भी बच्चा होता है, ऐसा नहीं रहेगा ना, कुछ एज का क्राइटेरिया होगा। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब क्या? 5 साल या फिर उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किस कैटेगरी में गिने जाते हैं? चाइल्ड में गिने जाते हैं। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब क्या? ऐसे बच्चे कि जिनका एक 5 साल या फिर उससे कम का है और उनका डेथ हुआ है, वो क्या में गिना जाएगा? चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो 2.9% ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5। मतलब भारत में अगर 100 बच्चों का जन्म होता है तो 100 में से 3 बच्चे 5 साल से कम उम्र में ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मतलब कौन? ऐसा बच्चा जिसका एज 5 साल या फिर उससे कम उम्र का है और उनका अगर कोई मृत्यु होता है तो वो काय में गिना जाता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब क्या? डेथ रेट। अब ये चाइल्ड मोर्टेलिटी निकाली जाती है 1000 बच्चों के पीछे। मतलब 1000 बच्चे जो 5 साल के हो जाते हैं उनमें से कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं वो निकाला जाता है। वो हमसे कैसे पता चलता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी। भारत में कितना है ये? 2.9%। दूसरा क्या है? द सेकंड पैरामीटर इज चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का डेफिनेशन देखो। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट। हाइट की तुलना में उसका क्या होना? वेट कम होना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आप देखते होंगे, आपके स्कूलों में भी आपने देखे होंगे कि उनकी क्या रहती है? उनकी हाइट ज्यादा रहती है बट वेट बहुत ही कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर आपको ऐसा दिखता है कि जिसका वजन कम है उसकी हाइट की तुलना में, तो समझ लेना वो क्या है? उसको बोला जाता है वेस्टेड चाइल्ड या फिर चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली एट 18.7%। मतलब भारत में जितने भी बच्चे हैं बेटा उसमें से 18%, 18.7% बच्चे किसका शिकार है? चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या? कि उनका हाइट के तुलना में उन बच्चों का वजन क्या है? बहुत कम। समझ में आ रहा है? चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा पैरामीटर क्या है? अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट मतलब क्या? कि भारत की लगभग 14% आबादी क्या है?
अंडर नरिश कहलाती है। अंडर नरिश का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल खाना ना मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल खाना नहीं मिलना, तब जाके उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडर नरिश। तो कितनी आबादी है भारत की, 14%, 13.7 लिखा है बट मोटा मोटी आप 14% समझो, 14% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज अंडर नरिश। ठीक है, उसके बाद द फोर्थ फैक्टर इज चाइल्ड स्टंटिंग। अगेन व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है स्टंटेड चाइल्ड, स्टंटेड मतलब उसकी हाइट कम होना, तो लो हाइट फॉर एज मतलब उसकी एज के तुलना में उसकी हाइट क्या है, कम है, तो ऐसे बच्चे को क्या बोला जाता है, स्टंटेड चाइल्ड या फिर चाइल्ड स्टंटिंग। भारत में कितना है, 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, इंडिकेटिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, मतलब पर्याप्त मात्रा में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। कितना प्रमाण है बेटा, 35.5%। इसीलिए आप देखना हमारे अभी इंडिया की टीम गई है इंग्लैंड में, टेस्ट मैच पता है ना, टेस्ट मैच हो रहा है करके वगैरह, इंडिया की टीम कहां पे गई है, इंग्लैंड में गई है। इंग्लैंड के प्लेयर देखो हट्टे गट्टे एकदम, हाइट 6 फीट, एवरेज 5.7 5.9 क्या है, एवरेज हाइट है। इंडिया के प्लेयर उनके सामने बच्चे दिखते हैं, ठीक है, मतलब उनकी हाइट कम है। अगेन व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज चाइल्ड स्टंटिंग, कि इंडिया में अंडर नरिशमेंट है, हमारे यहाँ पे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, उसके कारण ज्यादातर बच्चे क्या है, स्टंटेड दिखते हैं। बहुत सारे स्कूलों में आप जाओ हाइट बहुत कम रहती है। अभी अभी क्या हो रहा है, अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसमें चाइल्ड स्टंटिंग का प्रमाण क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। Is it clear to everyone? So these 4 parameters are measured while calculating global hunger index in every country. Every country मतलब कितने के देशों में गिना गया, 127 देशों में गिना गए 4 पैरामीटर, और उसमें से भारत का क्रमांक कितना लगा, 105। जितना पिछला नंबर मतलब उतना वर्स कंडीशन। So India में the condition of hunger is very critical or severe according to this report, और ये 4 पैरामीटर में भी हमारा परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है as compared to the other nations. Is it clear to everyone? मतलब ये कंसर्निंग है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो वही है 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर नरिश। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब समझा, हाइट की तुलना में कम वजन होना, ठीक, इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब एज की तुलना में कम हाइट होना, और बाकी चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 साल या फिर उससे कम के जो बच्चा होता है उसकी अगर डेथ होती है तो काय में गिना जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। और अंडर नरिशमेंट मतलब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलना। तो दीज 4 पैरामीटर्स आर मेजर्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इंडिया का रैंक ध्यान में रखना, यूपीएससी या फिर एमपीएससी में अगर सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए। दीज 4 पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 पैरामीटर्स गिने जाते हैं, कौन ये रिपोर्ट बनाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये 2 संस्था इस रिपोर्ट को बनाती है, ये पता होना चाहिए। भारत का रैंक क्या है ये पता होना चाहिए, बस। और 0 मतलब क्या होता है, नो हंगर। अगर किसी देश का स्कोर 0 है मतलब उस देश के अंदर हंगर नहीं है, भूखमरी नहीं है, और 100 है मतलब भूखमरी वर्स्ट है। समझ में आ रहा है। और इंडिया का स्कोर कितना है उसमें, 27.3, ठीक है, 27.3 इज इंडिया स्कोर। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया में जो भूखमरी का प्रमाण है वो कैसा है, सीवियर कैटेगरी में, ठीक है, सीरियस कैटेगरी में, सॉरी, ठीक है, समझा इतना, ठीक है। उसके बाद अब ये पुराने वाले रैंकिंग है इंडिया की, पुरानी वाली ध्यान में नहीं रखना। अभी का जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो कितना है, इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 105, 105वां क्रमांक है, आउट ऑफ हाउ मेनी नेशंस, 127 नेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा इतना, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, ऑनलाइन में किसी को डाउट है बेटा, नहीं है, देखो डाउट रहता है तो यू शुड कमेंट ऑन द सेक्शन, चैट सेक्शन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो महात्मा गांधी जी का एक कोट मैंने लिखा है बेटा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी का एक कोट है, क्या बोला गया है महात्मा जी ने, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ अ ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है कि भारत सच में आजाद कब होगा, जब भारत के प्रत्येक नागरिक, जब भारत का प्रत्येक नागरिक ह्यूमन सफरिंग से फ्री होगा, तो भारत सही मायने में क्या होगा, आजाद देश कहलाएगा। तो इसका मतलब ह्यूमन सफरिंग की बात आ गई, तो ह्यूमन सफरिंग क्यों होती है, वन ऑफ द मेजर रीजन इन इंडिया इज पॉवर्टी, ठीक है। सो महात्मा गांधी के हिसाब से हम लोग सही में स्वतंत्र हम है क्या, नहीं, कब बनेंगे,
जब देश के प्रत्येक नागरिक को जो ह्यूमन सफरिंग का सामना फेस करना पड़ रहा है वो जब नहीं करना पड़ेगा, तब असली मायने में, सही मायने में हम भारत देश को क्या बोल सकते हैं? आजाद बोल सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? गांधी जी ने, कि भाई जो पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल है उनको हमको उनके सफरिंग से दूर करना है, मतलब गरीबी से निकालना है बाहर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये देखो बेटा, ये कोट्स में क्यों लगा रहा हूं? क्यों लगा रहा हूं? घर पे जाना और पॉवर्टी का ऐसे यूपीएससी ने पूछा था, इस पर ऐसे लिखने को बोला था, गरीबी पे, पॉवर्टी पे। और पॉवर्टी मतलब कहा कि इंडिया की पॉवर्टी के बारे में ऐसे लिखने को बोला था। है महत्वपूर्ण टॉपिक। ऐसे कितने मार्क के लिए आता है? 250 मार्क के लिए आता है, मतलब इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो कोट्स होते हैं, जब ऐसे में ऐसे टॉपिक्स आते हैं, तो यू कैन कोट दीज स्टेटमेंट्स कि महात्मा जी ने भाई ऐसा ऐसा बोला है। सामने वाला बंदा इंप्रेस होता है, तो भाई क्या होशियार बनता है, सच में ऐसे ही होता है। ठीक है, बेसिकली व्हेन यू हैव टू राइट आंसर, सो बेसिकली यू हैव टू इंप्रेस द इवैल्यूएटर। जो सामने आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहा है उसको आपको क्या करना है? इंप्रेस करना है। तो इंप्रेस करने के लिए कोट्स वगैरह तो बोलना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? मैंने अभी एक शब्द का जिक्र किया जिसका नाम था माल न्यूट्रिशन। इसको ही हम लोग मराठी या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण, या फिर जनरली कुपोषित। जैसे बच्चे जो हमारे कलीग्स होते हैं, कभी कभार कोई बारीक होगा तो उसको बोला जाता है तो कुपोषित है करके। तो कुपोषित का मतलब क्या होता है? कि उसको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, या फिर उसके घर वाले खाना नहीं दे रहे, या फिर वो खुद नहीं खा रहा है। ठीक है। और जनरली माल न्यूट्रिशन हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? एक तो उसकी हाइट होती है बट वेट नहीं होता है, बराबर है। चाइल्ड वेस्टिंग, बराबर है ना। हाइट होती है बट वेट ही नहीं होता है, एकदम सुकड़ा होता है। दूर से देखो तो उसकी पूरी बॉडी की हड्डियां नजर आती है ये। और दूसरा क्या? चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब क्या? उसका एज ज्यादा है बट हाइट नहीं रहती, तो बोला जाता है कि भाई वो व्यक्ति क्या है? कुपोषित है। अब देखो माल न्यूट्रिशन मतलब क्या? कि सिर्फ माल न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ यही क्या कि न्यूट्रिएंट्स की कमी क्या? तो नहीं। माल न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है ये बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉडेंड है। हम लोग जब माल न्यूट्रिशन कुपोषित बोलते हैं तो हम लोग सिर्फ एक एंगल समझते हैं। एक एंगल क्या समझते हैं? कि कोई भी व्यक्ति जिसको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है उसको माल नरिश कहते हैं। बेटा ये वन ऑफ द पार्ट हो गया माल न्यूट्रिशन का। बट माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में 3 चीजें आती हैं। एक आता है अंडर न्यूट्रिशन। एक क्या आता है? अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा क्या आता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी। ठीक है। और तीसरा क्या आता है? ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है। और ये 3 चीजें जब कंबाइन होती है तो एक शब्द में इसको क्या बोला जाता है? माल नरिश या फिर माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली अंडर न्यूट्रिशन, बट अंडर न्यूट्रिशन के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्लस ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब क्या? अति खाना। भारत के अंदर ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ रहा है। ठीक है। आपको शायद से न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे आजकल आता है ना, रील बिल आते हैं, तो आज न्यूज पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो उसमें शायद से आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी नया डायरेक्टिव निकाला है कि जिस प्रकार टोबैको, सिगारेट वगैरह जो होती है ये हमारे बॉडी के लिए घातक है, उसी प्रकार समोसा जो तले जाने वाले प्रोडक्ट है, अब हर दुकान के अंदर बोर्ड लगने वाला है कि भाई ये इनमें इतनी इतनी शुगर है, इतना इतना तेल है, खाते वक्त सोचो। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ओबेसिटी का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। भारत के अंदर डायबिटीज का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। डायबिटीज क्यों? शुगर का प्रमाण ज्यादा होना। इंडिया को, आपके लिए बता रहा हूं, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की कैपिटल। डायबिटिक कैपिटल मतलब भारत के अंदर शुगर खाने वाले लोगों का प्रमाण इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स कहां पे आपको मिलेंगे दुनिया में? भारत में है। मेरा कोई त्योहार हो गया, जाओ मिठाई में, खाओ मिठाई, पेलो मिठाई। ठीक है। शादी में जाओ, खाओ मिठाओ, खाओ मिठाई, सबको खिलाओ मिठाई, डायबिटीज खुद भी बनो और सबको भी खिलाओ। कल्चर है। तो बेटा सरकार अभी अवेयरनेस पैदा कर रही है कि भाई ये जो बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है उसको क्या करना है? अपने को रोकना है। इवन आप देखो सीबीएसई और इनके जो स्कूल्स है, एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो स्कूल्स है, हर स्कूल में अभी बोर्ड लगवाया जाएगा जिसको बोला जाएगा शुगर बोर्ड। क्या बोला जाएगा? शुगर बोर्ड। ये शुगर बोर्ड मतलब क्या? मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे जो जो अलग अलग मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के अंदर कितना शुगर है ये बच्चों को भी वहां पे स्कूल में सिखाया जाएगा, ताकि भाई वो बच्चा 10 बार सोचेगा कि शुगर खाना है कि नहीं खाना। समझ में? सब उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में जूस मिलते हैं बेटा। क्या मिलते हैं? जूस। पैकेज जूस मिलते हैं। ये अपना रस्ते वाला नहीं, पैकेज जूस की बात करें, रियलमी जूस, रॉ जूस, अलग अलग कंपनियां हैं। पेपर बोट का भी जूस आता है।
ये जूस जो हमको दिखता है ना, ऊपर से लगता है हेल्दी, उसके पीछे का भी इंग्रेडिएंट्स देखना। तो जितने भी जूसेस मार्केट में बेचे जाते हैं, हर जूस में शुगर रहता है, हर जूस में शुगर रहता है। और वो शुगर मतलब जो घर पे हम लोग डालते हैं व्हाइट शुगर, वो व्हाइट नहीं रहती, और वो बॉडी, हमारे बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल। तो इसीलिए बच्चों को बचपन से ही पता चले कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आप जब मार्केट से खरीदते हो तो उसके अंदर कितना शुगर है, ये अगर बच्चों को पता रहेगा तो बच्चा खरीदेंगे। क्योंकि ये डायबिटीज का जो प्रमाण है, ये डायबिटीज का प्रॉब्लम पहले 40-50 उम्र के बाद होता था, अब ये डायबिटीज का प्रॉब्लम 20 और 25 साल के बच्चों को हो रहा है। तो चिंता का विषय है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए ओवर न्यूट्रिशन। सो जब भी ये माल न्यूट्रिशन का शब्द आया तो 3 चीजें दिमाग में ला लेना कि माल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलना। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है बेटा, कि जिस प्रकार हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बहुत कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, कि जो एकदम मिलीग्राम में जिनका प्रमाण हमारे बॉडी में होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ विटामिन ए बी सी डी ई, ये हमारे बॉडी में एकदम कम मात्रा में लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। बट इनकी भी कमी हमारे बॉडी में रहती है तो इसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। दैट इज अ लैक ऑफ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे आयरन हो गया, सबको पता है बेटा कि आयरन की कमी भारत में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और विशेष करके महिलाओं में, ठीक है। और आयरन की कमी मतलब क्या, खून की कमी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आयरन भी काय में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। तो बोला जाता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, खून की कमी रहती है, डॉक्टर बोलता है पालक खाओ, लीफी वेजिटेबल्स खाओ। क्यों बोलता है? क्योंकि उनमें आयरन का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अंडर न्यूट्रिशन में 3 चीजें आती है बेटा, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट। स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट, अभी बताया, और अंडरवेट मतलब लो वेट फॉर एज, एज की तुलना में वजन कम होना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये 3 चीजें अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। कोई भी पर्सन अगर अंडर न्यूट्रिशन फेस कर रहा है, मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं कि जिनका हमारे बॉडी में जो प्रमाण होता है बहुत कम होता है, बट दे आर इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इनकी भी डिफिशियंसी हो जाती है। उसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे मैंने बताया, विटामिन ए बी सी डी ई और मिनरल्स, आयरन, फास्फोरस, ये भी मिनरल्स होते हैं, हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। तो कभी कभार इनकी भी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। उसमें का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन जो कंटिन्यूस चर्चा में रहता है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 2 विटामिन मेजर लोगों में कमी देखी जाती है। ये 2 विटामिन कौन सा, कोई बता सकता है? एक है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन B12। ये 2 विटामिन जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, ये 2 विटामिन की कमी मेजरली भारत के पॉपुलेशन में देखी जाती है। कौन सा 2 विटामिन है? एक विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलता है? सूरज से मिलता है। अब भारत में तो सूरज की रोशनी बहुत रहती है, तो सर विटामिन डी की कमी कैसे है? बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग बाहर नहीं रहते ज्यादा, ठीक है, हम लोग घर के अंदर रहते हैं, उसके कारण विटामिन डी की कमी इज अ वेरी कॉमन थिंग। और दूसरा कौन सी है? विटामिन B12। ये विटामिन B12 मतलब ये विटामिन बी का एक सब टाइप है, और ये ज्यादातर ना हमारे भारत में ना ज्यादातर लोग वेगन है, मतलब वेज खाते हैं, और नॉनवेज भी खाते होंगे तो बहुत मतलब रेयर खाते हैं, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा होता है, मतलब रेगुलरली नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते। तो उसके कारण विटामिन B12 हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं रहता है, और विटामिन B12 हमको रेगुलरली खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कैसा विटामिन है ये? वाटर सोल्यूबल, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व होता है, पानी पिया बॉडी के अंदर फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये रेगुलरली हमको इसका इंटेक करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब हमारे जो फैटी टिश्यूज होते हैं उसमें जाके बैठ जाता है, मतलब एक बार अगर आपने पर्याप्त खा लिया तो वो बना रहेगा। बट वाटर सोल्यूबल मतलब क्या? जो पानी में डिसॉल्व होता है, और जैसे आप पानी पीते हो और पानी बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू यूरिन, तो वो भी बाहर निकल जाता है, मतलब इसका रेगुलर इंटेक आपको करना पड़ता है। सो दिस विटामिन डी एंड विटामिन B12, ये सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी इन 2 विटामिन की भारत के पॉपुलेशन में देखी जाती है। तो ये हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और तीसरा क्या हो गया बेटा? ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब अति खाना। तो ओवरवेट, ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब डायबिटीज, हार्ट अटैक, सो सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द ओवर न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब इनके कारण ये, अब इनको कौन सा डिसीज बोला जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस।
कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कोरोना, मेरे को हुआ, आपको होगा, आपको हुआ, तीसरे को होगा, तीसरे को हुआ, चौथे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिसीज। और जो डिसीज मुझे हुआ है बट मैं मेरे से आपको नहीं होगा उसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे हार्ट अटैक, मेरे को हार्ट अटैक आया तो आपको आएगा क्या? नहीं आएगा। आपका हार्ट वीक रहेगा तो आ सकता है, बट उसके लिए आपके बॉडी में हार्ट का प्रॉब्लम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मेरे को डायबिटीज हुआ तो आपको आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इनको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो माल न्यूट्रिशन में तीन कैटेगरीज आती है, एक आता है अंडर न्यूट्रिशन, एक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और तीसरा आता है ओवर न्यूट्रिशन। ये तीनों को कंबाइन करके कौन सी डेफिनेशन बनती है? डेफिनेशन देखो, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू deficiency, excesses, imbalances in a person's intake of energy and nutrients। देखो क्या तीन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया, डेफिशिएंसी, एक्सेसेस और इम्बैलेंस। ये क्या है? यहाँ पे देखो ये क्या है? इम्बैलेंस है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की कमी होना मतलब इम्बैलेंस होना, डेफिशिएंसी होना मतलब अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक्सेस में होना मतलब ओवर न्यूट्रिशन। Is it clear to everyone? So undernutrition, micronutrient deficiency and overnutrition, ये चीजों को कंबाइन करके क्या बनता है? माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बनता है। मतलब माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस इन अ पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी और nutrients। Is it clear to everyone? ठीक है बेटा, ओबेसिटी आपको है कि नहीं है? जैसा देखो, ओवरवेट होना मतलब वजन ज्यादा होना, तो आपको सच में प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो ये देखने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है बीएमआई। पता है? पता है क्या? 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में साइंस की किताब में हमने पढ़ा है, जिसको बोला जाता है बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ऐसे 6th या 7th की चैप्टर में है बीएमआई। इससे पता चलता है कि आपका जो वजन है वो पर्याप्त है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट, मीटर में होनी चाहिए हाइट का स्क्वायर, ठीक है, वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर। इससे हमको क्या पता चलता है? हमका बॉडी मास इंडेक्स, और इसका एक चार्ट रहता है जिसके आधार पे आपको समझ में आ सकता है कि आपका वजन ज्यादा है, कम है कि बराबर है। समझ में आ रहा है? ये बॉडी मास इंडेक्स से आप अनुमान लगा सकते हो कि आप ओवरवेट हो कि नहीं। ओवरवेट से भी ज्यादा खतरा होता है ओबेसिटी का, मतलब वजन बहुत ज्यादा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? समझा माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन? अगेन, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, excesses, imbalances in a person's intake of energy or nutrient। तो इंक्लूसिव। अभी तक माल न्यूट्रिशन का आपको सिर्फ क्या पता था? न्यूट्रिशन की कमी, ये नहीं, न्यूट्रिशन की कमी, इम्बैलेंसेस और एक्सेसेस, ये तीनों को मिला के कौन सा शब्द बनता है? माल न्यूट्रिशन ये शब्द बनता है, कुपोषण ये शब्द बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो बेटा, इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन के भी कारण इंसान गरीब होता है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? समाज से बाहर निकालना। समाज से बाहर निकालना क्यों होता है? कास्टिज्म, बराबर है। जैसे बहुत सारे जगहों पे, इवन आज भी भारत के ऐसे ऐसे गांव है, शहर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, भेदभाव होता है, बराबर है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर देयर बेटर्स एंजॉय। मतलब बहुत सारी जगहों पे जो अपर कास्ट या फिर जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो फॉरवर्ड लोग रहते हैं, इनको जो सुविधा मिलती है वो गरीब लोगों को नहीं मिलती, और उसके कारण भी वो स्पेसिफिक परिवार क्या होता है? सुविधा न मिलने के कारण, अपॉर्चुनिटीज न मिलने के कारण गरीबी में ढकेला जाता है। तो वही बोला जाता है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट देयर बेटर। ये बेटर मतलब कौन? अपर कास्ट। अगर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट को सारा फायदा होता है और लोअर कास्ट को कुछ भी फायदा नहीं दिया जाता है। उनको, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको जॉब नहीं दिया जाता, उनको एकदम जो निचले काम होते हैं, साफ सफाई वाले, वो उनको दिए जाते हैं। तो ये सोशल एक्सक्लूजन। तो एग्जांपल है कास्ट सिस्टम इज बेस्ट एग्जांपल। और कास्ट क्या है बेटा? जाति। मैंने बताया इसके पहले, आई हैव कोटेड वन स्टेटमेंट ऑफ योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका एक बयान है, जो कभी नहीं जाती उसको कहते हैं जाति। क्या बयान है? जो कभी नहीं जाती उसको कहते हैं जाति। ठीक है, हमको लगता है कि भाई जाति हट जाएंगी, ये हो जाएंगी, समय लगेगा, बट इट इज नॉट दैट इजी। कम से कम 200 साल भी लग सकता है, 300 साल भी लग सकता है। आपको लगेगा सर 10 साल में होगा, अरे 10 साल में
बेटा जाति व्यवस्था बहुत पुरानी, हजार साल पुरानी व्यवस्था है, अभी अभी कहाँ पे कम हो रही है, अभी उसको और कम से कम 1000 साल लगेगा कम होने को, ठीक है, क्योंकि ये प्रथा जो रहती है, समाज की जो प्रथा रहती है, वो अचानक से बदलती नहीं, उसको समय लगता है। तो अगेन कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ सोशल एक्सक्लूजन, मतलब कास्ट के आधार पे वो व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है उसके आधार पे उसको सुविधा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ये भी डिसाइड होता है, और उसके कारण बहुत बार परिवार, इंडिविजुअल व्यक्ति, समाज, जो समाज दलित मतलब लोअर कास्ट के रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनको निष्कासित किया जाता है। तो इट इज बोथ अ कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, मतलब निचले जाति के होने के कारण भी वो व्यक्ति गरीब रहता है, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी, मतलब कॉज भी है, कारण भी है, और कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कारण भी वो गरीब बन सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसा बहुत जगह पे गांव में आज भी चलता है, शहरों में कम हो चुका है, बट गांव में जनरली जॉब देते वक्त देखा जाता है कि वो व्यक्ति किस जाति का है, और जाति के आधार पे अगर वो मतलब ऊंची जाति का है तो उसको जॉब दिया जाता है, अगर नीची जाति का है तो उसको जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो करने को बोला जाता है, उसमें भी पैसा बहुत कम मिलता है, और उसके कारण पर्याप्त अच्छा जॉब न मिलने के कारण, अच्छा पगार न मिलने के कारण भी क्या बन जाता है, वो गरीब बन जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सोशल एक्सक्लूजन इज वेरी कॉमन। अब आप बोलोगे कि सर पेपर में तो बहुत आता है, सरकार तो बहुत बोलती है कि जाति कम हो रही है, मतलब कास्टिज्म कम हो रहा है, जाति ये हो रही है वगैरह, बट रियलिटी इज डिफरेंट। इवन द डे टू डे द कास्टिज्म इज इंक्रीजिंग, स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में आप कभी जाओ तो आपको कास्टिज्म दिखेगा, प्रेवेलेंट, कास्टिज्म इज प्रेवेलेंट, इवन इन अर्बन रीजन कास्टिज्म एग्जिस्ट। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोगों के घर पे काम करते वक्त हाउसमेड रखी जाती है। एक उदाहरण बता, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सबको पता है कि कास्टिज्म बुरा है, ये है वो है, बट जब बात आती है हाउसमेड रखने की तो मेजोरिटी ऑफ द अर्बन पीपल दे लुक फॉर द कास्ट, कि वो महिला तो रहती है बट उसकी कास्ट क्या है, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करती है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, दीज आर नंबर ऑफ केसेस हैव बीन देयर इन द न्यूज, जो बताते हैं कि भाई ये जाति पूछी जाती है। तो हमको लगता है कि जाति का प्रॉब्लम सिर्फ गांव का है, बेटा गांव का नहीं है, उतना ही प्रॉब्लम शहर में सिर्फ जाति छुपे तरीके से काम करती है, गांव में ओपन तरीके से होता है, गांव में मुंह पे होता है, शहर में छुपे तरीके से, मुंह पे कोई नहीं बोलेगा बट आपको डिनाई कर देगा कि आप मत आओ करें। समझ में आ रहा है? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, सोशल एक्सक्लूजन इज वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी। उसके अलावा वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या, कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा वीक है। जैसे उसमें अगर उदाहरण दूं तो इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम्स कम फॉर एवरीवन। मतलब जब बुरा समय आता है तो सबसे प्रभावित जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है वल्नरेबल पीपल। ठीक है, ये वल्नरेबल पीपल में कौन आता है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर जॉब में गिरावट हो गई, तो जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग वल्नरेबल है, SC ST कम्युनिटी के लोग वल्नरेबल है। जैसा अगर जॉब में कमी आती है या फिर जॉब ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सबसे पहले SC ST इनको निकाला जाता है। ठीक है, फिर विडोज, जब जो विधवा होती है, जैसे कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो प्रभावित होंगे। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, सो दीज कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर नोन एज अ वल्नरेबल पर्सन। मतलब जब भी कोई दुखद घटना घटती है, जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर जॉब्स में गिरावट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में दीज पीपल आर वर्स्ट अफेक्टेड, और इसके भी कारण ये क्या बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी हैव स्टडीड। अब देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे एक इमेज लगाई है, क्या ये किसी को पता है व्हाट इज दिस? एनीबॉडी? क्या है? एक बंदा है, घोड़ी पे बैठा हुआ है। क्यों बताया मैंने? सर आप तो पॉवर्टी की बात कर रहे हो, और पॉवर्टी में अचानक से आपने घोड़ी क्यों लाई? बेटा ये केस ना, दिस इज द फोटो ऑफ एन IPS ऑफिसर, दिस इज द फोटो ऑफ एन IPS ऑफिसर, ही इज सिटिंग ऑन अ घोड़ी। आपको सबको पता है कि इंडिया में ट्रेडिशन है, जब भी शादी ब्याह होती है तो जो ग्रूम रहता है, जो लड़का रहता है, वो बारात निकाली जाती है, और बारात में उसकी घोड़ी पे उसको बैठाया जाता है और उसको मंडप तक लाया जाता है। बेटा ये जो एग्जांपल है ना, ये दिस फोटो इज टेकन फ्रॉम अ MP, मध्य प्रदेश में एक गांव है, मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, बट उस गांव से एक बंदा जो दलित समाज से आता है, वो एक IPS अधिकारी बना। अब IPS अधिकारी बनने के बाद उसकी शादी तय हुई। शादी का जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन, अब वो जो गांव, जिस गांव से वो बिलोंग करता था, उस गांव में कास्टिज्म था, जाति आधारित व्यवस्था थी, और उसमें जो अपर कास्ट वाले थे, ठाकुर जात जो थी, वो अपर कास्ट कही जाती है, उस जाति ने पहले उसको वार्न किया था कि देख भाई, तू दलित है और तू भले IPS ऑफिसर बन गया है, बट आज तक दलित ने कभी घोड़ी नहीं चढ़ी है, और तू भी दलित होने के कारण तू भले IPS ऑफिसर होगा,
बट तुझे भी हम लोग घोड़ी पे बैठ के नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जाता था कि घोड़ी पे बैठने का अधिकार सिर्फ अपर कास्ट वालों का है, दलित्स का नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसने बोला कि भाई ऐसा कैसा है, मैं तो आईपीएस छोड़ो, मैं तो एक नागरिक हूं, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि भाई जिस तरीके से आप घोड़ी पे बैठ सकते हो मैं भी बैठ सकता हूँ। इसने बोला कि नहीं, मैं मेरी बारात निकाल के रहूंगा ही रहूंगा। बट उसको वार्न किया अपर कास्ट वालों ने कि देख, तूने बारात निकाली और हमारे घर के आगे से अगर गई तो हम लोग अटैक कर देंगे, फिर मार देंगे। ऐसे कंडीशन में बेटा आप सोचिए, ये 21st सेंचुरी की घटना है, ये बस 2018-19 का न्यूज है, ये पिछले 3-4 साल पुराना। 21वीं सदी में जब भारत कहां तक पहुंचा है, चांद तक पहुंचा है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर को उसकी शादी में घोड़ी बारात निकालने में उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। दिस गाय ही वेंट टू द पुलिस एंड कंप्लेंट कि देखो भाई, ये गांव वाले ऐसे ऐसे कर रहे हो, एंड दिस इज माय फंडामेंटल राइट, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है कि मुझे जैसा चाहना चाहिए मैं वैसा जाऊंगा, और मुझे घोड़े पे बैठने से कोई भी अड़ा नहीं सकता, बिकॉज मैं निचली जाति से आता हूं। करके कर रहे मतलब ये क्या काय में आता है, डिस्क्रिमिनेशन में आता है। डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, रॉन्ग है, इलीगल है, और कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बंदा देखो, यहाँ पे पुलिस खड़े, प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन में उसकी बारात निकाली गई और किसी ने कुछ हुआ नहीं, मतलब कोई ऐसा गलत इंसिडेंट नहीं हुआ। बेटा ये चीज, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गांव में मिलेंगे। इवन अब ये तो आईपीएस ऑफिसर था करके इसको प्रोटेक्शन मिला, बट बहुत सारे जो दलित समाज के जो युवक रहते हैं, जो बेचारे बारात निकालते हैं, तो कुछ कुछ केसेस में तो मर्डर भी हुए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमको चैलेंज किया कि हमारा जो नोशन है अपर कास्ट वालों का, उसको चैलेंज किया करके मर्डर हुआ। मतलब आप समझ सकते हो कि कास्टिज्म कितना दिमाग में भरा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरी? इसीलिए योगेंद्र यादव क्या कहता है, जो कभी नहीं जाती उसको कहते हैं जाति। और ये बहुत लंबा समय है बेटा, बहुत लंबा समय है। देखो होंगे बदलाव होंगे और बहुत पॉजिटिव केसेस भी हमको सामने आते हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड फोकस ऑन सच काइंड ऑफ एन केसेस आल्सो, कि जिससे हमको रियलिटी पता चल सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? मतलब सोशल एक्सक्लूजन इज प्रिवेलेंट इन इंडिया। क्या प्रिवेलेंट है? सोशल एक्सक्लूजन, समाज से निकला हुआ। और ज्यादातर सोशल एक्सक्लूजन क्यों होता है? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? यहाँ तक हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। अब आते हैं पावर्टी लाइन पे। किस पे आते हैं? पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन को क्या बोला जाता है हिंदी और मराठी में? गरीबी रेखा। अभी मैंने बताया पावर्टी लाइन इज व्हाट? इट इज अ इमेजिनरी लाइन। इट इज अ imaginary line. It is calculated based on the consumption of specific individual or income. दो प्रकार से ये कैलकुलेट की जा सकती है। किसके आधार पे? कि स्पेसिफिक व्यक्ति कितना कंजम्पशन कर सकता है, या फिर वो स्पेसिफिक व्यक्ति की इनकम कितनी है। ठीक है? So on the basis of these two categories, पॉवर्टी लाइन कैन बी कैलकुलेटेड। एक क्या? कि वो स्पेसिफिक व्यक्ति कितना कंज्यूम कर रहा है, मतलब देश के अंदर कितना कंजम्पशन कर रहा है, मतलब कितना खर्चा कर रहा है, और दूसरा या फिर उसकी कमाई कितनी, उसके आधार पे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जा सकती है। तो भारत में इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुना जाता है? कंजम्पशन। सो इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन विच इज कैलकुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल, कि वो व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है, कितना खर्च कर सकता है, उसके आधार पे क्या बनाई जाती है? पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है, ना कि इनकम पे। अब इनकम पे क्यों नहीं की जाती, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब देखो बेटा, इंसान इनकम कुछ, जैसा मेरा अगर मैं देखूं तो मेरा इनकम का सोर्स कुछ एक नहीं रहेगा। ठीक है? बहुत सारे लोग रहते हैं, वो दिन का 2-3 काम करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अब मान लो मैं आपको, आपके घर पे सरकार ने बोला चलो भाई सर्वे करते हैं, लोगों को पूछते हैं कि भाई वो कहां पे खर्च करते हैं और कितना कमाते हैं। सरकार ने बोला कि हमको सर्वे करना है कि जो लोग हैं वो कितना खर्च करते हैं और कितना कमाते हैं। अब मान लो आपके घर पे कोई बंदा है और आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितना खर्च करते हो। आप कितना खर्च करते हो बता दोगे, देख भाई मैं इतना, ये चीज मैं इतना खरीदता हूँ, वो खरीदता हूँ। बट आपको जब पूछेंगे कि आप कमाई कितनी करते हो, तो क्या आप सच में ओरिजिनल कमाई बताओगे क्या? इंडिया में कोई नहीं बताता, क्योंकि इंडिविजुअल इंसान जो होता है उसके कमाई के अलग अलग सोर्स होते हैं। एक टाइम पे वो व्यक्ति 3-4 जगह से कमाई कर सकता है और घर पे पैसे ला सकता है। तो इसीलिए इनकम के सोर्सेज डिफरेंट होते हैं और कोई सच नहीं बताता। उसके लिए भारत सरकार जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करती है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है? कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है? और इसका भी कारण और डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक एस्पेक्ट बताया, और डिटेल में एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है? पॉवर्टी लाइन किससे कैलकुलेट की जाती है? अभी मैंने बताया इनकम और
कंजम्पशन लेवल, कि प्रति व्यक्ति कितना इनकम है या फिर प्रति व्यक्ति कितना कंजम्पशन किया जा सकता है, इज यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया, और उसके आधार पे क्या कैलकुलेट की जाती है, पॉवर्टी लाइन। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic need. पॉवर्टी लाइन क्या, अभी मैंने बताया 100 रुपए अगर सरकार ने डिसाइड किया कि 100 रुपए की पॉवर्टी लाइन है, मतलब इसके नीचे जो भी लोग हैं जो 100 रुपए से कम का खर्चा करते हैं दिन का, वो काय में आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, मतलब गरीब कहलाएंगे। और कोई भी लोग जो 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो काय में आएंगे, अबाउ पॉवर्टी लाइन। सो दो टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखो, एक ये है बेटा पॉवर्टी लाइन, ये क्या है, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। इसके ऊपर जो है, मतलब वो गरीबी से बाहर हो गया, उसको बोलते हैं अबाउ पॉवर्टी लाइन, और इसके नीचे जो है उसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, सो दिस इज अबाउ पॉवर्टी लाइन एंड दिस इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अबाउ पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा के ऊपर है, मतलब जो गरीबी से बाहर निकल चुका है, और जो नीचे है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये पॉवर्टी, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। दिस इज व्हाट, दिस पॉवर्टी लाइन इज अ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड। मतलब पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन मिल गया। पॉवर्टी लाइन क्या है, मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। पॉवर्टी लाइन में वेरी फ्रॉम टाइम एंड प्लेस, इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ऑल्सो, अभी बताएं। ठीक है, then each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and accepted minimum सोशल नॉर्म। मतलब जिस प्रकार से विकास हो रहा है उसके आधार पे, और सोशल नॉर्म्स मतलब सामाजिक जो नियम है, उसमें खाने में क्या आता है, कंजम्पशन में क्या आता है, वो कैलकुलेट करके हर देश खुद का एक इमेजिनरी लाइन डिसाइड करता है, जिसको ही बोला जाता है पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे भारत की बात करें तो भारत में स्टेपल फूड क्या है, स्टेपल फूड समझता है ना, स्टेपल फूड मतलब जो ज्यादातर लोग खाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में गेहूं खाया जाता है, साउथ इंडिया में राइस खाया जाता है, तो ज्यादातर भारत में राइस एंड व्हीट आर कंसिडर्ड स्टेपल फूड। ठीक है, तो ये स्टेपल फूड के आधार पे ये हो गया सोशल नॉर्म। मतलब ये पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करते वक्त गेहूं और चावल के दाम आने ही चाहिए। इसके अलावा कपड़े, ठीक है, कपड़ों का बेसिक क्लॉथिंग तो इंक्लूड होना चाहिए ना, बेसिक क्लॉथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा कैलकुलेट करके क्या बनाई जाती है, पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। पॉवर्टी लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स एक्जिस्टेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। ठीक है, इट इज अ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। तो पॉवर्टी लाइन का समझा, क्या है पॉवर्टी लाइन? इट इज द मिनिमम सोशल, इट इज द मिनिमम level necessary to fulfill the basic needs is known as a poverty line. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? So while determining the poverty in India, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, क्या क्या कंसिडर किया जाता है? देखो, minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined for subsistence. Subsistence मतलब क्या? जीने के लिए, बेसिक जीने के लिए, बेसिक जरूरत जो है उसमें क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है? मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। सो दीज आर ऑल मेजर्ड while calculating a poverty line in India. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees, and on the basis of that poverty line is calculated. Poverty line is again what? Imaginary line. हर देश की अलग अलग होती है, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। तो भारत में ये मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें गिनी जाती है। उनको प्राइजेस से मल्टीप्लाई करके पॉवर्टी लाइन निकाली जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कुछ डाउट है? ठीक है, तो बेटा यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। फूड रिक्वायरमेंट के आधार पर पॉवर्टी लाइन, जैसे कैलोरी इंटेक होता है, कैलोरी इंटेक के अलग अलग प्रकार के वो देखेंगे, और कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।